पश्चिम बंगाल में किस तरीके से खेल हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले लोग निश्चित रूप से ये जानते होंगे कि वहां जो भी सत्ता में रहा लंबे समय तक रहा। 294 सीट हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। 294 में आपको बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो बड़ी बात ये रही, लेकिन आजादी के 7-8 दशक बाद भी वहां बहुत अधिक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बंगाल की राजनीति की यदि आप बात करेंगे तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, 15 वर्ष तक ममता बनर्जी रह गई। 91 लाख लोगों के जो नाम कटे, उसमें यह बताया जा रहा है कि अधिकांश नाम जहां से कटे वे क्षेत्र थे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, और ये क्षेत्र बताए जाते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं, कितनी सच्चाई है। आपको अगले 10-15 मिनट में हम ऐसे ऐसे तथ्य बताने वाले हैं। आखिर क्या कारण है ऐसे जिसके आधार पर एक बड़ा सत्ता का परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। 9 प्रमुख बातें आपको बताएंगे। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, 9 प्रमुख बातें। पश्चिम बंगाल का नौ के साथ बड़ा महत्व है। देवी की पूजा होती है, नव देवी की हमारे यहाँ अलग तरह की मान्यता है। बहरहाल बात राजनीतिक करेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन यदि हो रहा है जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या अंदर अंदर पका, उन एग्जिट पोल का भी ठीक से विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे 1967 से लेके अब तक की बंगाल की राजनीति की। तो सबसे पहले वो 9 फैक्टर पकड़ लेते हैं कि जिसके आधार पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता से बेदखल कर रही है टीएमसी को और खुद सत्ता पर आ रही है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस तरह की बात क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने कही है, और कही है तो आधार क्या है। सबसे बड़ी बात, जो 9 बिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं, पहली सबसे बड़ी बात है माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस नारे के आधार पर काम करती है, और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की इसमें मास्टरी है। अमित शाह ने काफी समय बिताया पश्चिम बंगाल में, और वहां हर एक बूथ पर एक एक मैन टू मैन मार्किंग की जो बात सामने आ रही है, एक एक कार्यकर्ता को 30-35 वोटर्स से वोट डलवाने की जो जिम्मेदारी दी गई, ये जो बातें सामने आ रही हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो बड़ी बात एक बूथ मैनेजमेंट की। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम के जो ध्रुवीकरण की बात चलती है, उस बात को भी इस तरीके से देखा जा सकता है कि पिछले 15 वर्ष में जिस तरीके से ममता बनर्जी का शासन रहा, उन 15 वर्षों में बहुसंख्यक समाज जो है, हिंदू समाज है, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और ये भाव जब गहराता गया तो बंगाल की जनता को लगने लगा कि अब भाजपा के अलावा कोई दूसरा सहारा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हिंदू वोट मोबिलाइज हुए, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, और उस ध्रुवीकरण के चलते टीएमसी को भाजपा सत्ता से बाहर कर सकती है। उस चुनाव में एक खान पान को लेकर भी बड़ा मुद्दा चला, उसकी भी बात करेंगे। ममता बनर्जी ने कुछ रैलियों में ये बात कही कि यदि भाजपा वहां शासन में आ जाती है तो आप को जो है मांसाहारी भोजन आप नहीं कर पाएंगे, आप मछली नहीं खा पाएंगे, आप अंडा नहीं खा पाएंगे। इस तरह की बात जब ममता बनर्जी की ओर से की गई, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उस बात को काउंटर किया है। भाजपा ने वहां जिस तरीके से इस बात को काउंटर किया, मछली रैलियों में दिखाई दी, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में मछली दिखाई दी गई, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर, वहां उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे बंगाल में जाते हैं और मछली खाते हुए वहां दिखते हैं। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि जिस दिन वो मछली खाते हुए दिख रहे हैं उस दिन मंगलवार था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां ये संदेश देने में भी कामयाब हो गई कि हमारे आने से यहाँ किसी का भोजन बदलने वाला नहीं है, मांस मछली अंडा नहीं मिलेगा, ये जो कह रही थी ममता बनर्जी, उस बात का काउंटर किया अनुराग ठाकुर के माध्यम से। उस बात का काउंटर हुआ भाजपा की ओर से आयोजित बहुत सी रैलियों में। तो बंगाल की आम जनता में भाजपा ये विश्वास जगाने में कामयाब हो पाई कि भाजपा के सत्ता में आने से किसी के खान पान पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। ममता बनर्जी 15 साल वहां राज कर रही थी, और उसमें भी एक बड़ी ताकत महिला वोटर भी थी उनकी।
उस महिला वोटर में भी सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सेंध लगाने का काम इस हिसाब से किया कि लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत जो 1,000-1,200 रुपए दिए जाते हैं वो बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की बात कही भाजपा की तरफ से। वो भी एक बड़ा फैक्टर वहां सत्ता परिवर्तन के हिसाब से देखा जा सकता है। एक बड़ा विषय चला, ममता बनर्जी ने कहा कि रात्रि में महिलाएं यदि बाहर नहीं निकलेंगी तो ठीक रहेगा। इस तरह की एक पाबंदी उन्होंने लगाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुछ सभाओं में कहा कि भाजपा जब यहाँ शासन में आएगी, भाजपा जब सत्ता में आएगी तो महिलाएं रात्रि में 2 बजे भी बाहर घूम सकती हैं। सुरक्षा की बात जो है, तो आजादी बनाम पाबंदी वाला जो विषय है ये भी बंगाल की जनता में बहुत हद तक अपील कर रहा था। इसके साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो रेप वाला कांड था वो लोगों के जहन में बना हुआ था। किस तरीके से उसको लेके ममता बनर्जी की सरकार की जो इमेज खराब हुई, और साथ ही साथ जो पीड़िता थी उसकी मां को भाजपा ने टिकट दिया, वो भी एक सशक्त चेहरा वहां बनी हुई थी। तो बड़ी बात, आरजीकर वाला जो मामला था वो भी वहां चल रहा है, वो भी भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। एक बड़ा विषय जो काफी समय से चल रहा था वो था एसआईआर का। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी काफी हमलावर थी, लेकिन एसआईआर हुआ और उस एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम कटे। 91 लाख लोगों के जो नाम कटे उसमें यह बताया जा रहा है कि अधिकांश नाम जहां से कटे हैं वे क्षेत्र थे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, और ये क्षेत्र बताए जाते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र। यानी जो नाम कटे 91 लाख, उनमें से अधिकांश नाम जो है वो एक अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स के नाम थे, जो फर्जी वोटर्स थे या घुसपैठिए थे जैसा भाजपा कह रही थी। तो यदि ये नाम कटे हैं इतने इस तरीके से, तो उसका भी लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। एक बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को एंटी इनकम्बेंसी का भी था। 15 वर्ष से लगातार कोई भी शासन में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होनी ही है। हालांकि ममता बनर्जी ने उस एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की कोशिश जरूर की। 70 के आसपास विधायकों के उन्होंने टिकट काटे, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं कहा जा सकता। 74 विधायकों की जो उन्होंने टिकट काटी थी, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। एक बड़ा जो कारण साथ साथ इसके रहा, भाजपा कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को डबल इंजन की सरकार के पक्ष में लाते हुए दिखी। कहीं ना कहीं उन्होंने जो नारा दिया था सोनार बांग्ला का, उस सोनार बांग्ला के नारे को लेकर भी लग रहा था कि बंगाल की जनता उसको लेकर भी कन्विंस होती दिख रही थी। तो सोनार बांग्ला की बात हो गई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी की, डबल इंजन की सरकार की जो बात हुई उसको लेकर भी काफी कुछ चर्चा रही। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 90 लाख से ज्यादा जो नाम कटे हैं वहां पर एसआईआर के तहत, एक बड़ा तथ्य है और आपको ध्यान रख लेना चाहिए। 2021 में जो चुनाव परिणाम था, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती है कि 2021 के चुनाव में 140 सीटें टीएमसी ने ऐसी जीती थी जिनका अंतर, हार जीत का अंतर 5,000 से कम था। तो यदि उन क्षेत्रों में टीएमसी के जो वोटर्स थे परंपरागत या फर्जी वोटर्स थे या जो टीएमसी के प्रति सद्भावना रखने वाले थे, उन वोटर्स के यदि नाम कटे तो आप सोच सकते हैं 125 से ज्यादा सीटों का अंतर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख विषय इस तरीके के रहे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अटैक करते रहे सिंडिकेट राज पर। इस बार भाजपा ने सीधे ममता बनर्जी को उतना निशाना नहीं बनाया जितना निशाना सिंडिकेट राज को बनाया। तो ये जो चीज है सिंडिकेट राज को लेके जो उन्होंने हमला बोला, कहीं ना कहीं ये बात भी जनता के अंदर बैठ गई। अब बात कर लेते हैं जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोल की जो कहानी है उस कहानी से तो ये लग रहा है कि भाजपा वहां सत्ता में आ रही है। एग्जिट पोल की आपको वो बात बताते हैं जो सामान्य रूप से व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती। ये बात तो सबको पता है कि 7 एजेंसियों ने वहां एग्जिट पोल किया, 5 एजेंसियां भाजपा को सत्ता में आते हुए दिखा रही हैं, 2 एजेंसियां दिखा रही हैं कि टीएमसी की सत्ता में फिर वापसी हो रही है, चौथा टर्म ममता बनर्जी को मिल रहा है। लेकिन एवरेज की बात करें यहां पर तो आप देखेंगे कि कुल 294 सीट हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। 294 में आपको बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत पड़ती है। ये जादुई नंबर है 148, ये चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। अब एवरेज, ये जो सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो आए हैं उनका एवरेज यदि आप निकालते हैं तो टीएमसी को सीट मिल रही है 142, बहुमत से 6 सीट
पीछे है और भाजपा को सीट मिल रही है 145, वो बहुमत से 3 सीट दूर है। तो ये यदि आप एवरेज निकालते हैं तो थोड़ा सा आगे भाजपा दिख रही है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जब सत्ता से आप किसी को बाहर करते हैं तो एकदम से उस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इतना आसान नहीं होता है। अधिकतम सीट की बात कर लेंगे, जो 7 एजेंसियों ने पोल किया है उसमें टीएमसी को कोई सा भी पोल जो अधिकतम सीट दे रहा है वो दे रहा है 205, वहीं भाजपा को दे रहे हैं 208। यहां भी भाजपा आगे है। न्यूनतम सीटों की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को न्यूनतम सीटें दे रहे हैं 80 और टीएमसी को दे रहे हैं 85। यहां थोड़ी सी टीएमसी हल्की सी आगे है। तो ऐसे में एग्जिट पोल जो है वो बराबर की सी फाइट दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के लिए अपने आप एक बड़ी चीज हो सकती है कि 77 सीटों से वो सीधे 77 से सत्ता में आ जाए भाजपा, ये उसके लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही प्रमुख बात हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से खेल हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले लोग निश्चित रूप से ये जानते होंगे कि वहां जो भी सत्ता में रहा लंबे समय तक रहा। आजादी के बाद की बात करते हैं तो 20 वर्ष तक लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है पश्चिम बंगाल में। और जब वो कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में रही 20 वर्ष, उसके बाद अभी ये स्थिति थी कि उस कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक वहां जीतता नहीं है, एक भी विधायक वहां विधानसभा में नहीं पहुंच पाता। किसी समय 39% वोट शेयर हुआ करता था, वो 3% तक आ गया। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। और फिर 3.5 दशक तक जिन कम्युनिस्ट पार्टियों ने राज किया, आज उनकी क्या स्थिति है वो भी यदि आप देखेंगे तब बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां 3.5 दशक तक वहां सत्ता में रही, पिछला जो चुनाव हुआ 2021 का, उस 2021 के चुनाव में कोई गिनने वाला नहीं था। उनकी क्या स्थिति थी? 2021 के चुनाव में 48.5% वोट मिले थे टीएमसी को और सीट आई थी 213। वहीं भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी रही, भाजपा को वोट मिला 38.5%, टीएमसी से ठीक 10% कम था और सीटें थी 77। कम्युनिस्ट पार्टियों का कोई अता पता उस समय भी नहीं रहा। और शायद मुझे लगता है ये इसलिए नहीं रहा क्योंकि वहां लगातार कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में रही, लेकिन फिर भी जमीन से, धरातल से क्या आवाज आ रही थी? आवाज आ रही थी, क्या हुआ गरीब का, क्या हुआ किसान का? हल नहीं हुआ है प्रश्न रोटी का, मकान का। तो ये जो गरीबी की बात है, जो बात आम आदमी के आंसू पहुंचने की है, जो बात सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां फेल हुई हैं, इसलिए वे सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो गई। सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस 20 साल तक सत्ता में रही और फिर बाहर क्यों हुई। यदि उसकी बात आप करेंगे तो ध्यान में आएगा कि यह सारा खेल 1960 के आसपास शुरू होने लग गया था। 1960 से कांग्रेस विरोधी माहौल पश्चिम बंगाल में बनने लग गया था और उसके पीछे जो बड़ा कारण था वो ये था कि आजादी के समय बंगाल में 1493 फैक्ट्री थी, 1493 फैक्ट्री थी और कुल जो प्रोडक्शन होता था उसका 27% बंगाल से आता था। ये कम होके 17% पर रह गया, 27% से 17% पर रह गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में आजादी के समय उसके आसपास बंगाल सर्वोच्च शिखर पर था, लेकिन अगले 10-15 वर्षों में बंगाल पहले स्थान से खिसक के आ गया 8वें स्थान पर। और यही वो समय था जब वाम मोर्चे ने अपनी पकड़ वहां मजबूत करनी शुरू की। फैक्ट्रियों के माध्यम से अपने संगठन को उन्होंने आगे बढ़ाया, भुखमरी के हिसाब से उन्होंने काम किया। 50 लाख घुसपैठिए वहां आ गए थे, ऐसा बताया जाता है 70 के दशक में, और उसके कारण भी भुखमरी बढ़ी। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा। 1960 के बाद में अर्थव्यवस्था वहां कमजोर हुई और 1967 का जो चुनाव था वो आपको बहुत कुछ चीजें स्पष्ट कर देगा कि किस तरीके से जो एक तरफा राज कांग्रेस पार्टी का था। तो 1967 का जो चुनाव था उस समय वहां 280 सीटें थी विधानसभा की, कांग्रेस पार्टी 127 सीटें जीती और 43 सीटें जीती कम्युनिस्ट पार्टियां। बंगला कांग्रेस ने 34 सीटें वहां जीती, 16 सीटों पर सीपीआई जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और 43 सीटों पर थी सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो इस तरीके से उस समय 67 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार वहां बन गई थी। नक्सलवाद वहीं से शुरू हुआ, दार्जिलिंग से, नक्सलवाड़ी से 60 के दशक में वो जो सारी चीजें हुई और 25 मई 1967 को
ये जो नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, इनके माध्यम से, तो उसका भी असर बंगाल की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिला। बड़ी बात यह रही, लेकिन आजादी के 7-8 दशक बाद भी वहां बहुत अधिक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बंगाल की राजनीति की यदि आप बात करेंगे तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, 15 वर्ष तक ममता बनर्जी रह गई। शुरू शुरू में बात करें 1947 से और 22 जनवरी 48 तक प्रफुल्ल चंद घोष रहे, फिर विधान चंद्र रॉय रहे 48 से 50 और 50 से 62 तक। तो यहाँ ये कांग्रेस का जो शासन था 62 तक निर्बाध रूप से चलता रहा। 62 से 67 तक प्रफुल्ल चंद सेन बने और 67 के बाद में चीजें बदली। अजय कुमार मुखर्जी ने बगावत कर दी थी कांग्रेस पार्टी से और वे मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर प्रफुल्ल घोष बनते हैं, फिर अजय मुखर्जी बनते हैं, फिर सिद्धार्थ शंकर राय, ये बनते हैं मार्च 72 से अप्रैल 77 तक। और उसके बाद ज्योति बसु आते हैं। ज्योति बसु आते हैं जून 77 से और नवंबर 2000 तक 23 वर्ष लगभग लगातार ज्योति बसु वहां मुख्यमंत्री रहते हैं। आयु उनकी बहुत हो जाती है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की एंट्री हो जाती है। बुद्धदेव भट्टाचार्य नवंबर 2000 से मई 2011 तक रहते हैं। लगभग 11 वर्ष का कालखंड इनका भी रहता है। तो कुल मिला के बहुत अधिक मुख्यमंत्री नहीं रहे। 10 टर्म की एक तरीके से बात करते हैं, 7-8 लोगों का नाम इस समय आता है। बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है बदलता है वहां पर। तो चुनाव जो बदला है उसकी यदि आप बात करेंगे, 1982 में 238 सीटें लेफ्ट ने जीत ली थी और 52.7% वोट उसको मिले। कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, 49 सीटें, 238 के मुकाबले 49। क्या मैं आपको ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि बंगाल की जनता किसी का साथ देती है तो किस तरीके से देती है। 20 साल लगातार भाजपा राज करती रही, उसके बाद ये स्थिति हुई। 82 के बाद में जो स्थितियां रही, लगातार चीजें बदलती रही। 1996 की यदि बात करें तो 153 सीटें जो है वो अकेले सीपीआईएम ने जीती थी और अलायंस के साथ बात करें तो 203 सीटें थी। यही चीज उस समय कांग्रेस के साथ देखो तो 39 सीटें कांग्रेस की थी, अलायंस के साथ 85 थी। तब तक कांग्रेस और हम कहें कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में द्वंद्व चलता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ कैसे होने लगी? कांग्रेस पार्टी वहां साफ होने लगी 1997 से। 1997 में ममता बनर्जी वहां यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कांग्रेस का बड़ा कोई कार्यक्रम था और उनको उसमें एंट्री नहीं दी गई और उन्होंने बाहर आकर घोषणा कर दी, तृणमूल कांग्रेस बना दी 1 जनवरी 1998 को। तो 98 में जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद में जो स्थितियां बदलती हैं वहां तेजी से, वो आप समझ सकते हैं। इस बात को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि 2006 में एक तरीके से 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाती है ममता बनर्जी और 2001 में यदि बात करें तो 2001 में सीपीआईएम 143 सीटें जीतती है, 60 सीटों पर टीएमसी आ जाती है उस पहले चुनाव में ही, और कांग्रेस चली जाती है तीसरे नंबर पर 26 सीटों पर। तो कांग्रेस को वो जो धक्का लगाने का काम किया 2001 के चुनाव में ही ममता बनर्जी ने कर दिया था। 60 सीटें जीती, कांग्रेस 26 जीती। 5 साल बाद थोड़ा सीपीआईएम और आगे बढ़ती है, 176 सीटें आती है, टीएमसी की 30 सीटें आती है, लेकिन कांग्रेस 5 सीटें और कम होके और 21 सीटों पर चली जाती है। 2011 के चुनाव में जब आप देखते हैं तो वो पहली बार सरकार में आती है टीएमसी, और किस तरीके से आती है, 184 सीटें टीएमसी की यहां होती हैं। 154 सीटों का फायदा होता है एक साथ। 5 वर्ष में कितना काम किया। और दूसरे नंबर पर रहती है कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी यहां से कमजोर होनी शुरू होती है, 136 सीटों का नुकसान होता है और 40 सीटों पर आ जाती है। ये जो 136 सीटें यहां कम्युनिस्ट पार्टियों की कटती हैं, वो जाती हैं सारी की सारी टीएमसी के पास में 2011 के चुनाव में। 5 वर्ष बाद 2016 का चुनाव होता है। तब तक भी भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत अच्छी स्थिति वहां नहीं थी। 11 में तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। 2016 में टीएमसी और तेजी के साथ आगे बढ़ती है, 211 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आती है। कांग्रेस पार्टी 44 पर रह जाती है, सीपीआईएम 26 सीटों पर रह जाती है। भाजपा को इक्की दुक्की जगह पर कुछ अपना प्रभाव दिखा पाती है। लेकिन 2021 के चुनाव में सारी स्थितियां, सारे समीकरण बदल जाते हैं। कांग्रेस परिदृश्य से बाहर हो जाती है, एक भी सीट नहीं जीत पाती। कम्युनिस्ट पार्टियां परिदृश्य से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं और मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच होता है। टीएमसी वहां 213 सीट जीतती है, भाजपा बहुत कोशिश करती है, माहौल बनता है और देश में चूंकि मोदी लहर थी 77 सीटें भाजपा जीत जाती है। 38.5 जो है वो वोटिंग
परसेंटेज भाजपा के पक्ष में आता है, 48.5% वोट जाता है टीएमसी की तरफ। तो ये जो 15 साल का खेल हुआ, भाजपा ने बहुत तेजी से वहां गेन किया है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि बंगाल की जनता शिक्षित है, क्रांति करने वाली जनता है बंगाल की। किसी को सत्ता के शिखर पर रखती है तो पूरे मन से रखती है, और वही स्थिति रही पहले कांग्रेस के साथ। कांग्रेस सत्ता में रही, धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टियों ने वहां स्थान बनाया, फिर धीरे धीरे वहां टीएमसी ने स्थान बनाया, अब धीरे धीरे टीएमसी को बाहर करके भाजपा वहां मुख्य पार्टी के रूप में नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, भाजपा और टीएमसी में लगभग बराबर का सा मुकाबला चल रहा है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां कहीं परिदृश्य में नजर नहीं आ रही हैं। तो ये जो इतनी चेतना बंगाल की भूमि में है, बंगाल की भूमि जो जिस तरीके से हम कहें संस्कृति की भूमि है, संगीत की भूमि है, शिक्षा की भूमि है, बंकिम चंद्र की भूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, वो जब तय कर लेते हैं किसी को उखाड़ के फेंकना है तो फेंक देते हैं, किसी को सत्ता के शिखर पर बिठाना है तो बिठा लेते हैं। क्या कहना है आपका इस एग्जिट पोल पे? क्या लगता है आपको, क्या सत्ता में भाजपा आ रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करें। क्या लगता है आपको बंगाल की राजनीति पर? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।